दोस्तों, मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जून से लेकर दिसंबर 2024 का साइंस एंड प्रौद्योगिकी वाला, जो हमारा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का जितना भी करंट अफेयर्स रहा है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, उनका हम रिविजन करने वाले हैं। तो अगर आपने जो है साइंस टेक नहीं पढ़ा है पिछले साल तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जो है 15 से 20 टॉपिक्स लगभग होने वाले हैं। मतलब जैसे आप बहुत सारी कोचिंग्स के पढ़ते हो कि 365 डेज करके जो है मैगजीन्स वगैरह होती हैं जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स कवर किया जाता है, तो यहाँ पर जो है पार्ट वाइज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें आज हम लगभग 11 से 12 टॉपिक पढ़ेंगे। अलग अलग होने वाले हैं, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि साइंस टेक से जो है बहुत सारे यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत जो है मददगार होने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सबको जो है 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जितनी भी वीडियोज़ आने वाले हैं इस टॉपिक से या इस सीरीज के, सबको देखिएगा ताकि जो है आपका रिविज़न सही से और समय के साथ हो पाए। तो पहला हमारा है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। सबने जो है न्यूज़ में सुना होगा, बहुत चर्चा में था स्पेस डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे और स्पेस डॉकिंग से संबंधित सारे फैक्ट्स को देखेंगे कि भारत कहाँ पर जो है इस तरीके से स्टैंड करता है, या वैश्विक ऊपर पूरे मतलब पूरे देश, पूरी दुनिया में जो है कौन कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तकनीकी को ईजाद कर रखा। देखिए क्या लिखा है, भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद कौन सा देश बन गया, चौथा देश बन गया है। इसमें जो है हमने यूज किया था PSLV C60। हमेशा याद रखिए, कई बार जो है स्टेटमेंट बनते हैं कि हमने जो है कौन सी चीज़ यूज़ की है, तो PSLV C60 का इस्तेमाल करके हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट या उपग्रहों को जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। स्पेस डॉकिंग, फिर क्या लिखा है देखिए, स्पेस डॉकिंग में 2 अंतरिक्ष यान, क्या होता है इसमें जो है 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ने का यहाँ पे काम किया जाता है। अब सोचो कि ऐसा तो है नहीं, आपको लगेगा हाँ कितना मुश्किल है भाई, अंतरिक्ष में स्पीड और जो है वेलोसिटी सब सेम रखना होगा, आपको 2 अंतरिक्ष यानों को जोड़ना, वहाँ पर जो है टेम्परेचर, प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इस चीज़ को हमने जो है सफलतापूर्वक किया है। तो मानव युक्त एक हमारा उपग्रह होता है और एक होता है मानव रहित। यहाँ पर एकदम सटीक तरीके से इनको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अंतरिक्ष यान जो है ईंधन भरने, अब होगा क्या, आपने जो है साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी होंगी कि जो है ईंधन भरने के लिए जो है हम किसी स्पेस स्टेशन पर रुकते हैं, वहाँ पे डॉक का मतलब तक जैसे पार्क करना, पार्क किया हमने, ज्वाइंट हुए या कनेक्ट किया उन्होंने अपना जो भी उपग्रह है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ली और वहाँ से जो है आप आगे बढ़ गए। एक तरीके से क्या है, विश्राम गृह के रूप में आप जान सकते हो। जैसे हमारे स्पेस स्टेशन में जो है डॉक करने के लिए एक अलग तकनीकी इस्तेमाल होती है, कुछ उसी प्रकार का है। तो 2 उपग्रहों को आपस में जोड़ने की तकनीकी जो है हम उसी को बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। मरम्मत अगर करनी है, ठीक है, चालक दल के आदान प्रदान के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई जो है एक अंतरिक्ष यान है वो खराब हो गया, अब उसको ठीक करना है, तो कोई दूसरा आकर जो उससे जुड़ेगा, फिर उसकी चालक दल जो भी हैं आएंगे, ठीक करेंगे। तो ये तकनीकी जो है यहाँ पर इजाद की गई है। इससे अंतरिक्ष कक्षाओं में अत्याधुनिक फैसिलिटी भी आ जाएगी। जो हमारे बेस स्टेशन होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर जो है जैसे वहाँ पे जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं जाकर रुकते हैं, रिसर्च करते हैं, महीनों तक वहीं रहते हैं, फिर जो है उसके बाद वापस आते हैं। एक तरीके से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनका दूसरा घर जो है हम मानते हैं किसको, जो हमारे बेस स्टेशन होते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं। ठीक है, फिर देखिए लिखा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ जो है डॉक करते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा क्या है, अन्य स्टेशन के साथ अगर आपको जो है डॉक करना है तो बर्थ के माध्यम से यहाँ पर जो है उपग्रह जुड़ते हैं। डॉकिंग में अंतरिक्ष यान स्वयं अपनी कक्षा और गति में आवश्यक बदलाव करके स्टेशन से जुड़ जाता है। तो ऐसी तकनीकी विकसित की जाती है कि वो खुद जो है अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ जाए। वर्सिंग में जो है एस्ट्रोनॉट जो है अंतरिक्ष स्टेशन की रोबोटिक आर्म मतलब क्या होता है, हाथ एक तरीके से, ठीक है, रोबोटिक आर्म की मदद से क्या करते हैं, वो वहाँ पर जो है अंतरिक्ष यान को जोड़ा जाता है। अब कोई जैसे आप क्या देखते हो, ट्रेन वगैरह है, डिब्बे कनेक्ट करने के लिए जो एक व्यक्ति होता है वो कनेक्ट करता है, तो एक किसी का हाथ तो चाहिए उस काम को करने के लिए। अब स्पेस में जो है वहाँ पर तो कोई हाथ काम करेगा नहीं किसी का, तो क्या होता है, रोबोटिक आर्म होता है जिसके माध्यम से दोनों को जोड़ा जाता है। रोबोटिक आर्म को अंतरिक्ष यान को अटैचमेंट साइट तक ले जाने का यहाँ पर निर्देश दिया जाता है, जो कि अपना काम जो है पूरे तरीके से करता है। अब बात करें जो है स्पेस डेक्स के बारे में, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एक तरीके से ऑटोनॉमस डॉकिंग है।
अपने आप जो है डॉकिंग यहाँ पर हो पाए, इससे संबंधित है। इस पे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद हम चौथे बने हैं। और जो हमने जो है 2 स्पेस या उपग्रह जो हमने हैं जो यहाँ पे डॉट किए हैं तो है, एक का नाम है चेसर और जो है टारगेट नामक 2 उपग्रहों को जो है हमने एक ही PSLV द्वारा बहुत कम समय अंतराल में स्थित अलग अलग जो है कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में जो है प्रक्षेपित किया जाएगा। तो उनके नाम याद रखिएगा, चेसर और जो है टारगेट, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर कि कितनी ऊंचाई पर थे, तो पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको डॉक किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण भी किया जा रहा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे जो है और कब तक जो है हम भारतीय स्पेस स्टेशन का निर्माण करने वाले हैं। सैटेलाइट डॉकिंग के लिए जो है अपनी कक्षा और गति जो भी है चीज़ें बदल सकते हैं। तो इनको इतना विकसित करके बनाया गया है कि कल को अपनी कक्षा बदलनी हो, गति बदलनी हो, डॉक करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, डिस्कनेक्ट करना हो, तो वो खुद जो है अपने आप से कर पाए। अब शामिल कौन कौन से हैं जो चीज़ें पूरी हैं, तो हमारा है ऑटोनोमस रेंडेजविस बॉर डॉकिंग, यहाँ पर है डॉकिंग मतलब तरीके से जुड़ना। दूसरा है फॉर्मेशन फ्लाइंग, यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो होता है कि 2 उपग्रह होते हैं सटीक सापेक्ष स्थिति को बनाए रखते हुए, मतलब एक दूसरे के साथ जब चलेंगे। अब 2 चीज़ों को जोड़ना है आपको, तो उनकी स्पीड और आसपास होने चाहिए। अब एक आगे है एक पीछे है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, डॉक नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा जो है रिमोट ऑपरेशन भी यहाँ पे सम्मिलित है। इस मिशन के तहत डॉक्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह के एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके नियंत्रित करने का परीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ से जो है उस उपग्रह को हम कंट्रोल कर पाएँ, डॉक करना है जिसके साथ एक दूसरे को मेंटेन कर पाएँ, इसको भी यहाँ पर ऐड किया गया। अंतरिक्ष स्टेशन में जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं उनके रख रखाव के लिए, संचालन के लिए जो है रोबोटिक आर्म हमने देख ही लिया, इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने वाला है। अब यहाँ पे बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, हमारा जो इसरो है, तो शुरुआत में इसका नाम ना इसरो था और ना ही इसको इसरो के रूप में जानते थे। इसको हम जानते थे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इन कॉस्पार, ठीक है। 1962 तक यही था। उसके बाद जो है 1969 में जो है इसको हमने क्या बना दिया, इसकी जगह हम ले आए इसरो। तो याद रखिएगा 1969 में जो है इसरो का तरीके से गठन हुआ। 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो है सौंप दिया गया। तो जितने भी चीज़ें काम वगैरह, अब इसरो का काम क्या है, जो भी हमारे अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी है, विकास है, जो टेक्नोलॉजी उसको विकसित करना, उसको आगे ले जाना, भारत को जो है आगे ले जाना, इस क्षेत्र में सारा इसरो का काम है। और जो भी चीज़ें होती हैं, नेतृत्व कौन करता है इसका, जो अध्यक्ष होते हैं इसरो के, वही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि कब और क्या जो है कैसे होने वाला है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव जो है यही होते हैं। अध्यक्ष जो है साथ साथ अंतरिक्ष आयोग का भी यहाँ पर अध्यक्ष होता है। मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। इसरो के बारे में 1969 में जो है फाइनल जो है इसरो जो है हमारे सामने आया था। 1972 में जो है इसको विभाग के अंतर्गत रख दिया गया। जितने भी कामकाज होते हैं सारे जो है कौन देखता है, बेंगलुरु में है, ठीक है। अब हम बात करें अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, तो भारत हमारे जो मंत्री जी, मतलब मंत्री क्या, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी जो है एक तरीके से घोषणा की है कि जो हमारा गगनयान था या गगनयान हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम एक्सटेंड करेंगे, उसका दायरा बढ़ा करके जो है अब क्या करेंगे, उसी के तहत जो है हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन तो है जहाँ पर जो है बहुत सारे देश अलग अलग कामों के लिए रुकते हैं, अलग अलग जो है देशों से वहाँ पे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, लेकिन भारत का अभी तक खुद का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। इसलिए जो है भारत इसको बनाने वाला है। इसको बात करें अगर तो संशोधित गगनयान प्रोग्राम जो पहले था उसको जो है एक तरीके से अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है, नई चीज़ें क्या ऐड की गई हैं। दिसंबर 2028 तक बेस भारत अंतरिक्ष स्टेशन 1 मॉड्यूल विकसित करना। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसके साथ ही यहाँ पर 2 मिशंस को साथ में लॉन्च किया जाएगा। अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को भी यहाँ पर जो बनाया जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल को। इसके साथ ही हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाया जाने वाला है। लॉन्च व्हीकल जो इस्तेमाल होगा मार्क 3 हमारा ऑलरेडी है की तुलना में जो हमारा ये न्यू जनरेशन होने वाला है 3 गुना अधिक पेलोड ले जा पाएगा, ठीक है। तो मार्क 3 मान लीजिए
कि 1000 किलोग्राम ले जाता है, तो ये जो है 3 गुना मतलब 3000 किलोग्राम जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने में जो है सक्षम होने वाला है। अब बात करें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की कि क्या होगा, कैसे बनेगा, कब तक जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये होगा पृथ्वी से 400 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर होगा 5 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से एक एक को बनाया जाएगा। पहला मॉड्यूल जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक संचालन में जो है इसको लाया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला जो मिशन लॉन्च किया गया था वो था हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो शुक्र का जो है परिक्रमण करेगा, शुक्र की बाहरी सतह है, उसका वातावरण क्या है, कैसे, सबको यहाँ पर जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और सारी जानकारी जो है यहाँ पर लाई जाएगी। इसके लिए जो है इसको वीनस ऑर्बिटर मिशन को जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसको जो है पहले ही अनुमति मिल गई है। अब बात करें यहाँ पर कि क्या है, कैसे क्या होने वाला है। तो शुक्र के वायुमंडल में धूल हो गई या जो भी एयर ग्लो है उसकी जांच की जाएगी। स्थलाकृति मतलब जो है पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, जो भी है, मतलब कि कैसी भूमि है, उसके चारों तरफ कैसा उसकी स्थलाकृति कैसी है, कहाँ पर ऊबड़ खाबड़ गहरी घाटियाँ जो भी है सबका यहाँ पे मानचित्र किया जाएगा। सौर एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन भी यहाँ पर किया जाने वाला है। शुक्र ग्रह की सतह वह उप सतह जो भी है उस सब का यहाँ पर जो है अध्ययन करके हमारे यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं, जानकारी है, उसको जो है हम और बेहतर तरीके से जो है जान पाएंगे। अब बात करें जो है प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रक्षेपण की तारीख तय की गई है मतलब इसको लॉन्च करने की अनुमति जो है मिल गई है। इसको लॉन्च करेंगे मार्च 2028 में, डेट कुछ भी हो सकती है। लॉन्चिंग व्हीकल जो हमारा LVM-3 होने वाला है। प्रमुख पेलोड्स की बात करें कि क्या क्या इसके साथ जाएगा। अब वहाँ पर सतह भी है, उप सतह भी है, उन सबका अध्ययन करना है तो जाहिर सी बात है आपको एक से ज़्यादा पेलोड्स भेजने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर है वीनस एडवांस रडार फॉर टॉप साइड आयनोस्फेयर एंड सब सरफेस साउंडिंग, ये हमारा पहला होने वाला है। दूसरा है वीनस ऑर्बिटर डस्क एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। ये सब जो है पेलोड्स यहाँ पर भेजे जाने वाले हैं। अगला आर्टिकल हमारा है आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लैग्रेंजियन पॉइंट्स एक तरीके से होता है पार्किंग स्लॉट्स, ऐसी जगह जहां पर आप अपने जो है अंतरिक्ष यान को जो है पार्क कर पाएं। अब स्पेस में क्या है, सारे ग्रह अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं दूसरी चीज को। अब ऐसे में कोई ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पे जितने भी ग्रह हैं, 2 या 3 ग्रह आपस में एक दूसरे की तरफ, खासकर 2 ग्रह जो हैं एक दूसरे किसी चीज को खींच रहे हैं, तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर किसी का भी जो है गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करेगा, तो उसको हम जानते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट्स के नाम से, ठीक है। देखिए लिखा आदित्य L1 वर्ष 2024 में जो है लैग्रेंजियन पॉइंट L1 जो है वहां पर प्रक्षेपित किया गया था। 3 है L1, L2 एंड L3। जो ये है लैग्रेंजियन है, हॉलो ऑर्बिट्स के चारों ओर घूमेगा और जो है 178 दिन जो है कंप्लीट एक सर्कल जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब बात करें इसके यहाँ पर, तो पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जो कि यहाँ पर भेजा जा रहा है सूर्य के। अब देखो लैग्रेंजियन पॉइंट है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आदित्य मतलब सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो सूर्य की सतह, बाहरी सतह जो कोरोनोस्फीयर है, कोरोना है, सूर्य की लपटें हैं, कैसे क्या वहाँ पर होता है, उस सब को हम और बेहतर तरीके से जान पाएँ सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में, इसलिए इसको जो है यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो क्रोमोस्फीयर और कोरोना का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। कोरोनल हीट वगैरह जो भी होती है, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा है, कोरोनल मास इंजेक्शन जो है, इन सब की परिघटनाओं या जो भी सौर लपटें वगैरह है सूरज से संबंधित, इन सब को जो है हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसलिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। इन सीटू पार्टिकल्स को भी हम इसके माध्यम से जो है समझेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा एनवायरमेंट्स कैसे काम करता है सूरज का, वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। अंतरिक्ष के मौसम को, अंतरिक्ष का जो मौसम है उसको प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, सौर पवन हो गया कि उत्पत्ति कैसे होती है, उसका संगठन कैसे होता है, सौर पवन की गति क्या होती है, इन सब को भी हम जो है इस मिशन के माध्यम से समझ पाएंगे। पेलोड्स की बात करें तो 7 पेलोड्स यहाँ पर अपने साथ जो है आदित्य L1 मिशन लेके गया है। हो सकता है सबके नाम ना पूछे, एटलीस्ट काउंटिंग पूछ सकता है कि कितने पेलोड्स थे आदित्य L1 में, तो याद रखना है 7 पेलोड्स थे। कुछ के नाम्स हैं विजुअल एमिशन
लाइन क्रोमोग्राफ, ठीक है, VELC। दूसरा है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको हम शॉर्ट में SUIT के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जो है पेलोड जो है L1 के साथ यहाँ पर भेजे गए हैं। अब बात करें जो है हेलो ऑर्बिट्स क्या होते हैं, तो निश्चित या त्रिआयामी ऑर्बिट्स होते हैं, 3D डायमेंशंस वाले होते हैं। खासकर जो है दो खगोली जो पिंड होते हैं, मान लीजिए ये है और ये है, अपनी तरफ जो है चीज़ें खींच रहे हैं, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरी तरफ खींच रहे हैं वो 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा जो है कितने हैं L1, L2 और L3, तो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, शायद इन्हीं को जो है यहाँ पर रखा गया है। तो खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और अंतरिक्ष यान या उपग्रह आदि पर लगने वाला जो भी केंद्रीकृत फोर्स होता है वो लगभग बराबर हो जाता है। इसे होता क्या है कि वो वहाँ पर आराम से जो है पार्किंग स्लॉट के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो ऑर्बिट्स किसी भी 3 पिंडों वाली प्रणाली में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब तीनों अपनी तरफ खींच रहे हैं तो कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पर कुछ भी नहीं फोर्स काम करेगा, तो पृथ्वी, चंद्रमा और अंतरिक्ष यान, अगर 3 का उदाहरण ले तो यहाँ पे ये हो सकता है। हेलो ऑर्बिट्स जो है मुख्यतः 3 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, जहाँ पर हमने देखा अभी हमने भेजा है L1 पर, इसके अलावा L2 एंड L3 भी अवेलेबल है, जहाँ पर इन फ्यूचर कोई देश जो है अपना मिशन भेजना चाहे तो भेज सकता है, ठीक है। अब बात करें सौर गतिविधि का अध्ययन कैसे करने वाले हैं, तो पार्कर सोलर प्रोब एक नासा का मिशन है, ऑलरेडी भेजा जा चुका है, जो कि वहां पर सूर्य से संबंधित चीजों को लगातार जो है रिसर्च वगैरह कर रहा है। 7 लाख किलोमीटर की स्पीड से ये गया था, अब तक का सबसे तेज गति से जाने वाला कोई उपग्रह है तो यह है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि है नासा का, ठीक है, इतिहास बनाया था उसने। दूसरा है सोलर ऑर्बिटर जो है मिशन, ये नासा का था। उद्देश्य क्या था कि सूर्य की अब तक की सबसे नजदीक से तस्वीर लेने का जो काम किया है वो किस मिशन ने किया था, सोलर ऑर्बिटर ने, जो कि था नासा का, आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी कि हमने जो है चंद्रमा के दक्षिणी पक्ष में जो है एक तरीके से सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी और जो है विश्व के पहले देश बने थे। तो हमें यहाँ पर जो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। देखिए क्या लिखा है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की स्मृति में भारत सरकार ने क्या किया है, 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। तो कल को पूछे कि हमने जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है किस मिशन की सफलता पर, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर मनाया है, और कब मनाया था, 23 अगस्त को मनाया गया था। अब बात करें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में, तो हमें पता है 23 अगस्त 2023 को ही विक्रम जो लैंडर है ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक और सुरक्षित तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग की थी। सॉफ्ट लैंडिंग क्यों जरूरी है, पता चला लैंड करते ही जो है रोवर जो है यहाँ वहाँ हुआ और जो है टुकड़ों में टूट गया, तो उसको जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं माने, कुछ भी जो है वहाँ पर डैमेज नहीं होना चाहिए। अब बात करें चंद्रयान 3 की, तो इसको माना जाता है कि चंद्रयान 2 जो हमारा 2019 में हमने लॉन्च किया था, उसी का फॉलोअप, मतलब उसी का एक तरीके से विकसित रूप था, थोड़ा सा और बेहतर तरीके करके हमने जो है इसको लॉन्च किया था। तो फॉलो ऑन मिशन के रूप में जानते हैं इसको हम, जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है इसको सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से किया गया है, जो कि दुनिया का पहला देश हम बन गए हैं। लैंडिंग स्थल जो हमने जहां पर लैंड किया है उसको हमने नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। तो शिव शक्ति पॉइंट स्टेशन जो है, अगर कोई पूछे कहां पर है, तो चंद्रमा के दक्षिणी पार्ट में है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में होने वाला है, जो कि भारत ने इसरो के माध्यम से जो है हमने प्रक्षेपण जो किया था चंद्रयान 3, उसके बाद यहाँ पर रखा है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो हमारा रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, ने चंद्रमा की सतह पर विभिन्न गतिविधियां जो है, जो भी काम करने के लिए उसको भेजा गया था, उसने जो है अपना काम करना यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब चंद्रमा पे बात करें कौन कौन से देश ऑलरेडी जा चुके हैं, सफलतापूर्वक जो है लैंडिंग कर चुके हैं, तो रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, उसके बाद हम चौथे देश बन गए हैं। लेकिन जो है हमने जो किया है वो अपने आप में अलग है। उसके अलावा जापान जो है हाल ही में शामिल हुआ है, जिसने स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून
यहाँ पर स्लिम को चंद्रमा पर लैंड कराया है। तो जापान जो है चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला 5वां देश ऑलरेडी बन गया है। तो अभी टोटल 5 देश हैं। प्रक्षेपण यान क्या था, तो कहाँ पर था, भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV जो है मार्क 3 का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। प्रमुख पेलोड्स कौन कौन से भेजे गए थे, तो चंद्र सरफेस वर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट जिसको जो है CHASTE के रूप में जानते हैं। दूसरा था अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXC। तो यहाँ पर 2 पेलोड्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि चंद्रयान 3 के साथ यहाँ पर गए थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देखो अभी क्या होता है, हम कोई भी मिशन करते हैं, कोई अंतरिक्ष यान हमने भेजा, कोई मिशन पूरा किया, तो जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हमको हर बार नया इस्तेमाल करना पड़ता है, तो खर्चा बढ़ता है। तो खर्च कम हो इसके लिए क्या किया गया, ऐसी तकनीकी विकसित की जा रही है कि हमारा जो लॉन्चिंग व्हीकल हो, रॉकेट को लॉन्च करे या उपग्रह यान को लॉन्च करे, उसके बाद जो वापस आए तो सफलता पूर्वक जो है यहाँ पर लैंडिंग सफल पूर्वक हो पाए। तो इसको जो है लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समय हमने पढ़ा था कि जो है कुछ अंतरिक्ष यात्री जो हैं, आपको नाम बताना है, उनका बहुत चर्चा में है, वो स्पेस पे फंसे हुए हैं और उनको लेकर जाने के बाद लेकर आने वाला जो एक तरीके से लॉन्चिंग व्हीकल था वो ख़राब हो गया, तो इसकी वजह से लगातार वहाँ पर जो है सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो ने जो है यहाँ पर बनाया है, 2 बार जो है हम इसकी जो है सफल टेस्टिंग कर चुके हैं, सफलतापूर्वक हमने परीक्षण किया है, भेजा है और वापस आया है सेफ, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है। तो RLV LEX-01 जो हमने पहले प्रक्षेपित किया था, फिर जो है RLV, ठीक है, RLV LEX-02 दोनों ही सफल रहे हैं। यहाँ पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि फिर से उपयोग योग्य हम प्रक्षेपण यान बना पाएँ, ताकि हमारा जो खर्चा है, बहुत महंगे जो है जो भी मिशंस होते हैं अंतरिक्ष वाले बहुत महंगे होते हैं, तो थोड़ा खर्चा जो है हम यहाँ पर कम कर पाएँ। अब बात करें RLV LEX-01 के बारे में, तो अंतरिक्ष से वापस लौटने वाले यान के लिए हाई स्पीड लैंडिंग स्थितियों का अनुकरण करता है। पुष्पक दिया गया है, नाम इसका याद रखिएगा, पुष्पक नामक विंग्स युक्त यान है। ओके, और जो है परीक्षण के दौरान जो है पुष्पक स्वतः ही क्या हुआ है कि रनवे पर पहुंचा है और उसने सटीक हॉरिजेंटल लैंडिंग की है। जो एक बहुत चर्चित रहा है फाल्कन 9 रॉकेट, जो कि जो है सुनीता विलियम्स को, जो हमारी एस्ट्रोनॉट है, वो उनको वापस लाने का काम जिसको दिया गया था, तो ये करता है वर्टिकल लैंडिंग, और हमने जो बनाया है पुष्पक वो करता है हॉरिजॉन्टल लैंडिंग। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब बात करें इस मिशन के बारे में, तो यही है सारा कि फ्लाइट एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके अलावा जो है पावर्ड क्रूज फ्लाइट होगी इसमें, मतलब सब कुछ यही है कि कैसे हम जो है मिशन को पूरा सक्सेसफुली करेंगे। उसके बाद जो है जब रॉकेट या जो भी उपग्रह यान हमारा चला जाएगा, तो जिससे हमने लॉन्चिंग व्हीकल का जिसका इस्तेमाल किया, उसको कैसे सुरक्षित जो है वापस लैंडिंग कराएं हम अपने पृथ्वी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर जो है लगातार रिसर्च की जा रही है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है, फुसलेज होगा, इंजन होंगे, विंग्स होंगे, अंतिम सिरा शामिल नहीं होता है इसमें। इसके अलावा जो है एक नोज कैप होती है, डबल डेल्टा विंग्स होते हैं इसमें उड़ने के लिए, ट्विन वर्टिकल टेल्स भी यहाँ पर होती हैं। तो ये सारा जो है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है। भारत के 2 चरणों वाले रीयूजेबल कक्षीय प्रक्षेपण यान का पहला चरण बनाने के लिए विस्तारित किया जाएगा, ये जो रहने वाला है। ठीक है, रीयूजेबल का मतलब समझ में आ गया कि किस लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ठीक है, अब बात करें जो है भू अवलोकन उपग्रह। नाम से पता चल रहा है भू मतलब पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए हम कोई उपग्रह जो है लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कैसे काम करेगा इसको हम देख लेते हैं, किसके द्वारा और कब लॉन्च किया गया है। तो इसरो ने भू अवलोकन उपग्रह जिसका नाम EOS-08 यहाँ पर लॉन्च किया है, नाम याद रखिएगा। EOS जो है -08 जो कि भू अवलोकन उपग्रह है। SSLV-D3 या फिर जो है EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा स्थित जो हमारा है सतीश धवन जो अंतरिक्ष स्टेशन है, यहाँ से लॉन्च किया गया है। उपग्रह जो है पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहने वाला है। अगर इसका जो है एक तरीके से
मैप में देखें कि कहाँ पर रहने वाला, तो 37.4 मिनट के जो है कोड पर ये रहने वाला है, 4 अंश के कोड पर रहने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से, वृत्ताकार निम्न कक्षा में। ठीक है, तो ये इसका जो है कितनी ऊंचाई पर रहेगा, किस कोण पर रहेगा, और जो है कहाँ पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहने वाला है, ये याद रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर जो है पृथ्वी ने जो वेधशाला, या वेधशाला मतलब जो है, वेधशाला का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह है जहाँ पर जो है परीक्षण किया जा रहा है, रिसर्च की जा रही है किसी चीज़ के ऊपर। तो वेधशाला उपग्रह जो हमारा है तो अर्थ रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, मतलब जो है अर्थ से संबंधित चीज़ें, कहाँ पर तूफान है, कहाँ पर जो है गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर कहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, पर मतलब पृथ्वी पर ऊपर क्या चल रहा है, पृथ्वी के बाहरी सतह में, वो सब जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसको भेजा गया है। अब बात करें कि अवलोकन में क्या क्या देखेंगे, ये देखेंगे जैसे कि बादल, जंगल, पहाड़, शहर, सड़कें, खेत, भौतिक, रासायनिक और जैविक जो भी पहलू हैं, इन सबको यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा, ताकि पहले से ही चेतावनी दी जाए। जैसे हमें बताया था ना कि भाई 4 घंटे बाद जो है यहाँ पर तूफान आने वाला है, 5 घंटे बाद बारिश होने वाली है, या जो है तो हवाएं चलेंगी, या सुनामी आने वाली है। तो ये सारी जो भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, तो जितने भी पृथ्वी का अध्ययन करने वाले उपग्रह हैं वही यहाँ पर जो है हमें जानकारी मुहैया कराते हैं। तो इसका उपयोग जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन तकनीकी। एयर ब्रीदिंग मतलब हवा में सांस लेना। ठीक है, अब जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है अलग से भेजे जाते हैं, ताकि जो है जो भी हमारा रॉकेट है, उपग्रह है, उसको जलने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए तो अलग से जो है सिलेंडर्स लगाने पड़ते हैं, जिससे होता क्या है, हमारा उपग्रह बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, हैवी होने के उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, लागत बढ़ जाती है। तो इसको यहाँ पर कम करने के लिए इसको लेकर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन। इसमें होता है कि वायुमंडल में जो भी ऑक्सीजन अवेलेबल है उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर दहन किया जाता है और स्पीड को अपनी जो है मेंटेन किया जाता है। देखिए लिखा है प्रोपल्सन सिस्टम RH-560 साउंडिंग रॉकेट यहाँ पर लगाए जाएंगे। 2 चरण वाला सॉलिड मोटर लगा होता है, 2 लगे होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसरो के साउंडिंग रॉकेट्स जो है सबसे भारी साउंडिंग रॉकेट्स होने वाले हैं, जो भी यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तकनीकी क्या होती है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है दहन के लिए। तो होता क्या है, हमें ऑक्सीडाइजर नहीं ले जाने पड़ते हैं। अब देखो, जो आपने घरों में देखे होंगे छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो नहीं, बहुत बड़े बड़े लगाने पड़ते हैं। तो उनका खर्चा कम हो जाएगा और जो है हल्के भी हो जाएंगे। तो कम लागत वाली अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली हम विकसित कर पाएंगे। इसके साथ ही जो हमारा पेलोड फ्रिक्शन होता है उसको भी कम कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करें यहाँ पर, तो ये जो इंजन है ये तकनीकी है, 3 प्रकार की इंजनों में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, जिसके हम बात कर रहे हैं एयर ब्रीदिंग वाली। तो यहाँ पर 3 तरीके के इंजन है जहाँ पर लगाते हैं। पहला है रैमजेट, जिसकी स्पीड होती है मैक 3 के करीब। अब मैक 3 कितना होता है किलोमीटर्स में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैक 3 में कितनी स्पीड होती है। दूसरा है स्क्रैमजेट, इसमें क्या होता है, हाइपरसोनिक गति दक्षता यहाँ पर होती है। तीसरा है डुअल मोड, इसमें होता है सबसोनिक और सुपरसोनिक। ठीक है, तो सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों तरह के यहाँ पर दहन मोड्स में संचालन किया जाता है। तो 3 प्रकार के जो है यहाँ पर इंजन होने वाले हैं जहाँ पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, रैमजेट, स्क्रैमजेट और डुअल मोड रैमजेट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट हमारा पहला और सबसे पुराना मिशन था जिसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए लिखा है इसरो ने आर्यभट्ट उपग्रह की लॉन्चिंग की 50वीं वर्षगांठ 19 अप्रैल को उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया गया है। इसके पहले हमने एक दिवस पढ़ा था कि जो कि चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मनाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा ताकि आपको साथ साथ रिवीजन होता रहेगा कि हाँ मैम ने पूछा, कुछ देर पहले पढ़ा था हमने, तो वो कब मनाया गया था, नाम क्या रखा गया था, कमेंट बताइएगा। अब ये क्या था, हमारा पहला, भारत का पहला उपग्रह या जो है रखा था, जो कि है 5वीं शताब्दी के एक महान खगोलविद हैं जिनका नाम था आर्यभट्ट। उनके नाम पर ही हमने इसको रखा था। अब बात करें यहाँ पर जो है
इसरो ने तो निर्मित किया था, लेकिन प्रक्षेपण किसने किया था? हमारे पास जो है उस समय जो है प्रक्षेपण यान इतने अच्छे नहीं थे कि हम अपने रॉकेट्स को लॉन्च कर पाएं। तो जो है कॉस्मोस यहाँ पर रॉकेट है, जो कि किसका है? सोवियत संघ या रूस का आप कह सकते हो, उसके माध्यम से जो हमने इसको लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या था? एक्सरे, खगोल विज्ञान, एरोनॉमिक्स और सौर भौतिकी क्षेत्र में जो है हमने प्रयोग करने के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पर, एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट जो है बहुत चर्चा में था, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने इसको पढ़ा था, पढ़ाया भी था, तो इसके बारे में देखेंगे क्या है। तो एस्ट्रोसैट द्वारा किए गए पर्यवेक्षण ने ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी प्रणाली से हाई एनर्जी एक्सरे फोटॉन के अनियमित उत्सर्जन का पता लगाने में मदद की है। साथ में जो है इन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छी सी एक इमेज भी प्रस्तुत की थी ब्लैक होल से संबंधित। तो ब्लैक होल के बारे में जो है लोग जानना चाहते हैं कि कैसे काम करता है और जो है कैसे एनर्जी सोर्स काम करती है। हमने सुना है ना, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्स होते हैं जहाँ से ना लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ पर कोई चीज़ जाने के बाद जो है एक तरीके से गायब हो जाती है। कई बार जो है लोग बोलते हैं कि जो ब्लैक होल से होते हैं वो टाइम ट्रैवल के भी काम आते, मतलब टाइम ट्रैवल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ गई तो वो किसी दूसरे डायमेंशन में जो जाकर के निकलती है। आपने बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवी देखी होंगी, उसमें जो है इन चीज़ों को समझाया जाता है। देखिए लिखा है, एस्ट्रोसैट जो है 2015 में PSLV C30 के माध्यम से हमने जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो है इसको भेजा था। बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना, नए अस्थायी मतलब तरीके से वहाँ पे कौन तारा जो है मर रहा है, कोई नया तारा बना है, किसी तारे से कितनी एनर्जी निकल रही है, एक तरीके से तारों के अध्ययन के लिए जो है यहाँ पर बनाया गया था या इसको भेजा गया था, ताकि हमें पता चले कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, किस क्षेत्र में कितने तारे अवेलेबल हैं, हमारी गैलेक्सी में कौन सा तारा बड़ा है, छोटा है, कब बना होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे काम करता है। इसलिए जो इसको बनाया गया था। मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है ये। इसका लक्ष्य क्या है? एक्सरे, ऑप्टिकल और अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना। तो मल्टी वेवलेंथ पर्यवेक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। तो देखो, जितने भी चाहे छोटा तारा हो, बड़ा तारा हो, कोई तारा ऐसा हो जो बहुत पुराना है, बिल्कुल मरने वाला है, खत्म होने वाला है, कोई तारा हो बहुत नया है, यंग है, तो सबकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए जो यहाँ पर मल्टी वेवलेंथ इन सब का जो है समय से सही तरीके से अध्ययन किया जाता है। फिर बात करें जो है तृष्णा इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन। तृष्णा क्या है? नदी है, ठीक है। अब नदी के नाम पर रखा गया, इसका मतलब जो है इस मिशन के माध्यम से जल स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा कि कहाँ पर जो है कितना पानी अवेलेबल है, कहाँ पर जो है कितना ग्राउंड वाटर है, कहाँ पर कितना शुद्ध अशुद्ध पानी है, या वाटर मूवमेंट जो है किस इलाके में किस तरीके से हो रहा है, इन सब के अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट किसका होने वाला है? यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? यहाँ पर वाटर के बारे में सारी जानकारी होने वाली है। किसने किसने लॉन्च किया था? इसरो के साथ यहाँ पर जो है CNES सम्मिलित था, जो कि फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इन दोनों के सहयोग से जो है इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय जल संकट की, कहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर ज़्यादा नीचे चला गया है या इन फ्यूचर इस इलाके में पानी की किल्लत होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है लगातार जो है बहुत निचले स्तर पर जा रहा है और आने वाले समय में यहाँ पर गर्मी पड़ेगी तो जलीय स्रोत जो हैं वो सूखेंगे। इन सब की यहाँ पर जानकारी सही समय पर जो है दी जा सके, इसके लिए किया गया था। साथ में जो है महाद्वीपीय जीव मंडल के ऊर्जा व जल बजट जो है वाटर बजट पढ़ा होगा आपने कि हाँ इतना पानी बरसा, इवोपरेट हुआ, फिर जो है समुद्र में, नदी में गया, हमारे यहाँ पर जो है ग्लेशियर्स में कितना पानी है, नदियों में, मतलब पानी का बजट मतलब जो है कहाँ पर कितना पानी है, हम कितना इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड वाटर कितना है, फ्रेश वाटर लेक्स कितनी है हमारे पास में, और सॉल्ट वाटर लेक्स कितनी है, ये सब जो जानकारी होती है वो हमारी कौन होती है? वो होता है हमारा जल बजट। तो यहाँ पर क्या होगा? महाद्वीपीय जीव मंडल के ऊर्जा एनर्जी बजट तो हम देखते ही हैं कि हाँ जो है
पढ़ा होगा आपने कि जो है मतलब शाकाहारियों को इतनी एनर्जी मिलती है, मांसाहारी इतनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जो 10% वाला फॉर्मूला है कि जैसे ही आप बढ़ते जाते हो आगे तो 10% जो है 10% की दर से गिरावट आती जाती है, ठीक है। तो ऊर्जा और जल बजट की यहाँ पर विस्तृत निगरानी करने के लिए जल की गुणवत्ता कहाँ पर कैसी है, गतिशीलता कैसी है, इन सब का जो है हाई रेजोल्यूशन आधारित पर्यवेक्षण करने के लिए जो है यहाँ पर किया गया था। अभी जो है एक आर्टिकल कुछ दिन पहले आया था, ग्लेशियर्स जो हमारे हैं हर साल लगभग पिछले 20 से 30 सालों में 12% की दर से पिघले हैं। अब जब पिघले हैं ग्लेशियर्स तो जो है फ्रेश वाटर जो है समुद्र में मिलेगा। समुद्रों की लवणता जो होती है, जो एसिडिटी होती है या लवणता जो भी आप कहना चाहो वो कम होगी। तो गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं जो मूव करती हैं उनका मूवमेंट खराब होगा। तो यहाँ पर ये सब बताया जाएगा कि जल की जो गतिशीलता है वो कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, ये सब जो है इसी के माध्यम से बताया जाएगा। इस मिशन को कहाँ पर लॉन्च किया गया था? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। तो ऐसी जगह इसको लॉन्च करेंगे ताकि जो है ये जो उपग्रह है पूरे 24 घंटे में हर देश के ऊपर से गुजरे और सबकी जो है जानकारी ले पाए। तो उसको बोलते हैं हम सूर्य समकालिक अवस्था। अब जो है ऐसी जगह पे लॉन्च कर देंगे जहाँ पर अंधेरा हो गया। तो हमें देखना है कि पृथ्वी के ऊपर जो है जल स्रोत कैसे काम कर रहा है। तो ऐसी जगह लॉन्च करेंगे इसको जहाँ जहाँ सूर्य जाएगा या जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी उस समय जहाँ दिन होगा तो वहाँ ही ये अध्ययन करेगा। तो जहाँ पर जैसे अभी जो है पृथ्वी जो हमारा ये उपग्रह है, मान लीजिए कि भारत के ऊपर है, भारत के ऊपर बढ़िया रोशनी पड़ रही है, दिन का समय है, जैसे ही रात होगी तो यहाँ से नहीं दूसरी जगह मूव कर जाएगा जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और जहाँ पर उस समय दिन है। अगला आर्टिकल हमारा है ब्रह्मांड का विस्तार। हम सबने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि एक्सपैंड कर रहा, जो भी हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार एक्सपैंड बढ़ रहा है। कुछ जो तरीके से कुछ ग्रह हैं या उपग्रह हैं पास में आ रहे हैं, कुछ दूर जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं तो सब अलग दिशा में गति कर रहे हैं ना। एक मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसके लिए ये दूर जा रहा है लेकिन इसके लिए पास आता है। इन सबको यहाँ पर जो है समझने का प्रयास किया गया है। तो एक प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं डेजी के ब्रह्मांड के विस्तार की सटीक माप प्रस्तुत की है। अब यहाँ पे बताया गया है इसके अनुसार कि ब्रह्मांड जो है 68.5 प्लस माइनस 0.6 हो सकता है किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से मूव कर रहा है, ठीक है। 11 अरब वर्षों में डार्क एनर्जी के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए डेजी ने जो है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाया है। अब बनाना पड़ेगा ना 3D मानचित्र की कौन सा ग्रह उपग्रह कहाँ पर है, ताकि पता कर पाएं कि ये वाला यहाँ था और शायद जो है थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव किया, इसके लिए 3D इमेज बनाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित डेजी जो है डेजी बोल दो ब्रह्मांड के विस्तार पर डार्क एनर्जी के प्रभाव को यह मापता है। कहाँ का है? अमेरिका है। बाकी बिग बैंग मॉडल के बारे में हमने पढ़ा है जिसने बताया था कि एक कोई पार्टिकल था 13.8 अरब वर्ष पहले जो कि बहुत सघन डेंसिटी बहुत थी, उसमें विस्फोट हुआ और तब से जो है हम लगातार पढ़ते हैं कि जो है जितने भी ग्रह उपग्रह हैं एक दूसरे से जो है दूर जा रहे हैं, कुछ पास आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के अस्तित्व की यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो जो हमारा CMB है पहले प्रकाश का ठंडा अवशेष है जो पूरे ब्रह्मांड के स्वतंत्र रूप से पूरे ब्रह्मांड में जो है स्वतंत्र रूप से गमन करता है। मतलब प्रकाश का मतलब क्या है? हमें पता है कि डार्क मैटर भी है वहाँ पर, तो डार्क मैटर को मान लेते हैं वो गर्म है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो ठंडा है जो कि यहाँ वहाँ जो है मूव कर रहा है। एक हमारा है लैम्डा, कोल्ड, लैम्डा नहीं सैम्डा बोल सकते हैं, हाँ सैम्डा बोलिएगा क्योंकि शायद यहाँ पर कुछ, हाँ तो सैम्डा जो हमारा है कोल्ड वार्क मैटर, कोल्ड डार्क मैटर जो हमारा है कोल्ड डार्क मैटर ब्रह्मांड के प्रमुख मॉडल सैम्डा ने बताया है कि जो भी मैटर है वो जो है मूव करती है, विस्तृत हो रही है चारों दिशाओं में। मैटर और डार्क मैटर विस्तार को सीमा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, धीमा कर देते हैं। डार्क एनर्जी इसकी गति बढ़ा देते हैं। तो जो भी मैटर्स हैं डार्क मैटर्स हैं वो कभी धीमा करते हैं जो मूवमेंट है, कभी उसको बढ़ा देते हैं। अब इसको देखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है हबल स्थिरांक जो कि सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो डार्क मैटर को समझने के लिए, ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए इसी का इस्तेमाल जो है लगातार कई वर्षों से हम कर रहे हैं। पहली गणितीय व्याख्या जो है 1929 में इसने की थी, जिनका नाम है एडविन हबल, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में जानकारी है, कॉस्मिक डिस्टेंस
जेंडर के बारे में जानकारी, तो सबके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। और कॉस्मिक डिस्टेंस सेंडर जो होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, रेड शिफ्ट और जो है ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब होता है कि रेड शिफ्ट मतलब है कि ग्रह जो है या जो भी उपग्रह है या तारा है वो दूर जा रहा है। ब्लू शिफ्ट का मतलब होता है कि वो जो है पास आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड शिफ्ट और जो है ब्लू शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। देखो लिखा है, रेड शिफ्ट जो है पिंड से निकलने वाले प्रकाश को जानते हैं। इसके विपरीत जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो उसको हम जानते हैं ब्लू शिफ्ट के नाम से। हबल टेंशन दो अलग अलग मान्य तरीकों से प्राप्त ब्रह्मांड के विस्तार की दर की माप के बीच असंगतता को व्यक्त करता है। जैसे आपको शुरू में बताया था कि जो है कुछ उपग्रह ग्रह तारे जो भी हैं अगर पास आ रहे हैं तो कुछ दूर भी जा रहे हैं, तो इसी चीज़ को मापने के आधार पर इसी को देखता है कि कोई उपग्रह पास आ रहा है या दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि लगातार जो है यहाँ पर एक्सपेंड तरीके से विस्तार हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइंस टेक का, जो कि था जून से लेकर दिसंबर तक का हमारा जो भी एरिया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला, हमने वो सारा पढ़ लिया है। 11 से 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशंस थे जो इस समय अंतराल के बीच में हुए हैं, जिससे संबंधित प्रश्न आपका यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो उसका हमने क्विक रिवीजन किया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।